दोस्तों, क्या बीजेपी के अंदर घमासान, बीजेपी के भीतर लड़ाई, जो तलवारें खिंची हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है? या उत्तर प्रदेश में जो बगावत की आग है, उत्तर प्रदेश में जो लंका लगी है, उस लंका की आग वो उत्तर प्रदेश से बाहर बाकी राज्यों में भी फैल रही है? वो चाहे बीजेपी के हालात बंगाल में हो, या फिर महाराष्ट्र में हो, या फिर कर्नाटक में हो, या फिर हरियाणा में हो, या फिर उत्तराखंड में हो। जिधर देखिए उधर विधायक, सांसद, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हर आदमी खुलकर बोल रहा है, खरी खोटी सुना रहा है। और यहीं से एक सवाल बड़ा लाजमी है, जी हां, बड़ा लाजमी सवाल है कि क्या मोदी और शाह का बीजेपी के अंदर, बीजेपी के भीतर डर खत्म हो रहा है? जो जलवा, जो रुतबा मोदी और शाह का अब तक था, 4 जून से पहले तक का था, क्या वो रुतबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है? भय खत्म हो रहा है मोदी का बीजेपी में? अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले तक, 4 जून से पहले तक मोदी जी जब बहुमत के साथ प्रधानमंत्री थे, अगर मोदी जी का फोन जाता था तो बड़े बड़े नेता खड़े होकर फोन पे बात करते थे। मोदी जी अगर मीटिंग लेते थे तो कैबिनेट मिनिस्टर हर्षवर्धन जैसे कैबिनेट मिनिस्टर खड़े हो जाते थे, जैसे मोदी जी की पाठशाला लग रही हो, खड़े होकर जवाब देते थे, अटेंशन होकर जवाब देते थे। और मुख्यमंत्री, मंत्रियों का हाल यह था कि मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछता था। मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, राजनाथ, गडकरी जैसे लोग कैबिनेट मीटिंग में घबराते थे। लेकिन आज की तारीख में आलम यह है कि चाहे विधायक हो, चाहे कोई बंगाल का नेता हो, मोदी जी के वायदों का, मोदी जी के नारों का भरी सभा में, बीजेपी की सभा में मखौल उड़ाया जा रहा है। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। सुना आपने शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी हाँ, कल तक जिन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था मोदी जी के दफ्तर के बाहर, जो घंटों बैठते थे, आज खुलेआम कह रहे हैं कि अब सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है, इन नारों का कोई मतलब नहीं। इस तरह की बातें हो रही हैं बीजेपी की मीटिंग में। बात सिर्फ बंगाल की नहीं, अगर हम कर्नाटक जाएं तो वहां पर और भी ज़्यादा खोलकर लोग बोल रहे हैं। 7 बार के सांसद और एक बड़े दलित फेस रमेश भाई कह रहे हैं, जी हाँ, बीजेपी के सांसद 7 बार के, कि साहब मोदी जी ने इसलिए उनको मंत्री नहीं बनाया क्योंकि मोदी जी दलितों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सोचिए, एक सांसद बोल रहा है कि भाई एंटी दलित स्टैंड है बीजेपी का, मोदी सरकार का। ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ದಲಿತರು ವಿರೋಧಿ ಆದ ಈ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು। अब कर्नाटक के बगल में अगर आप महाराष्ट्र जाएं तो महाराष्ट्र में तो हाल ये है बीजेपी का कि जब से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में, देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अमित शाह मुंबई जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी तो खैर गए थे अंबानी की शादी में, अमित शाह नहीं जा रहे। यानी कहीं ना कहीं कोई कुछ समझ नहीं रहा है गुजरात लॉबी को इस वक्त महाराष्ट्र में। और जो मराठी लॉबी है वो फडणवीस पर हावी होती जा रही है। अगर महाराष्ट्र से ऊपर आप राजस्थान आते हैं तो राजस्थान में हालत ये है कि किरोड़ी लाल मीणा एक बड़े नेता बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ वही नाराज नहीं है, वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं मौके का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि गुजरात लॉबी से उन्हें बहुत से सवाल करने हैं। और राजस्थान से थोड़ा ऊपर हरियाणा आते हैं तो हरियाणा में ये जो साहब हैं अनिल विज कहते हैं कि मैं सबसे सीनियर लीडर हूँ बीजेपी का। अनिल विज पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री नहीं मानते थे, और जब मोदी जी ने उन्हें ना बनाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया तो आप सोच सकते हैं कि अनिल विज किस मूड में है आजकल। अब दोस्तों, कई राज्यों में मैं बीजेपी के हाल आपको बता सकता हूं, जहां विधायक, सांसद जो मोदी और शाह से खुश नहीं, खुलकर बोलने लगे। लेकिन लिस्ट लंबी हो जाएगी। एक तस्वीर और देख लीजिए। जी हाँ, पहचान गए होंगे, मोहन भागवत, आरएसएस चीफ, आप कह सकते हैं कि बीजेपी के गार्जियन। अब गार्जियन साहब का हाल ये है कि आजकल ये तंज कर रहे हैं। जब 4 जून को मोदी जी हारे थे तो भागवत जी ने कहा था
कि जो अहंकार करता है उसे हार का सामना करना पड़ता है। और अब एक नया बयान उनका वायरल हो रहा है जिसमें तंज कर रहे हैं मोहन भागवत। हालांकि मोदी जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि साहब, आदमी जब अपने को ताकतवर समझता है तो सुपरमैन हो जाता है। जब सुपरमैन हो जाता है तो उसको लगता है वो देवता हो गया, और जब देवता हो जाता है तो अपने को भगवान समझता है, विश्व रूपी समझता है। आप समझ रहे हैं इशारा किधर है, किस तरफ है। सुपरमैन कहते सुपरमैन, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। अब दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या हाल है तो आप देख ही रहे हैं। मैं कई वीडियो कई दिन से बना रहा हूँ, रोज डेवलपमेंट हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। आज भी वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, उनके बेटे फतेह बहादुर सिंह जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने आज एक ऐसा खत लिखा है कि मैं पढ़ भी नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि साहब, मेरी जान को खतरा है, सरकार मुझे मरवाना चाहती है। सोचिए, बीजेपी का विधायक बीजेपी की सरकार के बारे में ये कह रहा है। तलवारें खिंची हुई हैं, 36 का आंकड़ा है, योगी की कुर्सी कभी भी जा सकती है, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायत हैं। और ये जो लड़ाई है इस हद तक पहुंच चुकी है कि अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के चीफ, वो कह रहे हैं, बल्कि मज़ा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मौर्य साहब छोड़िए, आप योगी को छोड़िए, आप अमित शाह को छोड़िए, आप मोदी जी को छोड़िए, आप 100 विधायक लेके आओ, मैं आपको समर्थन देता हूं, मैं मुख्यमंत्री बनाता हूं। यानी आपको मुख्यमंत्री अमित शाह नहीं बना पा रहे, मोदी में हिम्मत नहीं है अगर कि योगी को हटा दें, तो आप 100 विधायक लाओ, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, मैं समर्थन दे देता हूं। वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। अब सच्चाई है कि जब से योगी जी, मौर्य जी, मोदी जी, शाह साहब, इनके दिन जो हैं बुरे आ गए, तब से अखिलेश यादव के अच्छे दिन आ गए। और लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कमाल किया, ऐतिहासिक जीत दर्ज की, बीजेपी को कहीं ना कहीं चारों खाने चित किया, ऐसा लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश का पलड़ा भारी है अभी से। उनको माना जा रहा है कि अगर यही हाल रहे योगी के, मौर्य के, तो फिर अखिलेश लोकसभा जैसी जीत विधानसभा में भी दर्ज कर सकते हैं। खैर, अखिलेश की बात अपनी जगह। मेरा सवाल तो मोदी और शाह को लेकर, और सवाल ये है, आज का जो बिग क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, वो ये है कि क्या वाकई मोदी और शाह की बीजेपी पर पकड़ ढीली हो रही है? और मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री हैं, भले ही वो बैसाखियों पर हैं, 4 जून के बाद भले ही वो अल्पमत में आ गए, लेकिन बीजेपी आज की तारीख में भी मोदी जी के नीचे ही है, नड्डा उन्हीं के आदमी है। लेकिन सवाल है कि क्या 4 जून के बाद बीजेपी का जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, उस पर जो ग्रिप है मोदी की, वो ढीली पड़ रही है? अब दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह मोदी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, मोदी और शाह का जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से वो सरकार चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं, उससे कहीं ना कहीं बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और आप कह सकते हैं हरियाणा से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री नाराज हैं। और आरएसएस भी बहुत बहुत बारीकी के साथ एक एक डेवलपमेंट को देख रही है। और 3 महीने बाद 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। और यहाँ पर बीजेपी की हालत वाकई पतली है। बीजेपी एक कमजोर जमीन पर है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड। और अगर ये तीनों राज्य नवंबर के बाद मोदी जी के हाथ से निकल गए तो फिर मोहन भागवत असली रूप दिखा सकते हैं। जो मैंने पहले आपसे कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी के रथ का घोड़ा बदला जा सकता है अगर ये तीनों राज्य निकले। अगर हालत और खराब हुई तो मोदी जी को क्या बदला भी जा सकता है। क्या नौबत यहां तक आ गई है बीजेपी की? बैसाखियों की सरकार लेकर जब से मोदी जी चल रहे हैं, बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 एक्सपर्ट्स हैं, सुधीर सूर्यवंशी हैं, महाराष्ट्र से जुड़ेंगे,
और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, कर्नाटका की पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स समझते हैं, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा हैं जो मोदी और शाह की जो राजनीति है, खासकर 2014 के बाद से और 2014 से पहले की, उस पर हमेशा से वो बेबाक बोलते रहे हैं। और क्योंकि 1988 से वो लोकसभा कवर कर रहे हैं, सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं देश में, वो भी होंगे, उनको भी सुनिएगा और फिर आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि बीजेपी में जो आग लगी है किस हद तक लगी है, कितनी आग लगी है और कहाँ कहाँ तक फैल रही है। तो चलते हैं सीधे दो एक्सपर्ट्स के पास, कोशिश करते हैं इस बड़े सवाल को गहराई से समझने की। लखेड़ा साहब, मेरा जो सवाल कि वो मोदी जी जिनसे कैबिनेट मिनिस्टर, जब मोदी जी का फोन आता था, लोग कहते कि कैबिनेट मिनिस्टर कुर्सी से खड़ा होकर फोन उठाता था कि मोदी जी का फोन आ गया है, ये डर था, ये डर का आलम था। और अमित शाह अगर एक फोन घुमा दें जी, 10 मिनट में इस्तीफा लिख के आ जाता था, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। एक झटके में गुजरात की कैबिनेट, पूरी कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक एक झटके में मोदी जी के चाणक्य ने बदल डाला। आपके उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री बदल दिए रातों रात, कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने चू नहीं की। तो इतना बड़ा परिवर्तन, वसुंधरा राजे उनको बैठा दिया, शिवराज सिंह चौहान को बैठा दिया, येदुरप्पा जैसे नेता को बैठा दिया, रमन सिंह को किनारे कर दिया, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन ये जब से 240 आए लखेड़ा साहब, 240, जब से बैसाखी मिल गई है मोदी जी को, तब से हर आदमी बोलने लगा। तो क्या डर खत्म हो गया? डर खत्म हो गया मोदी शाह का? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। डर नहीं खत्म हो गया, वो जो डरने की बात होती तो वो डरा रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोग जो छोटे छोटे मिडिल लेवल के जो कद के नेता थे वो डरा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि इन मोदी एंड अमित शाह, गुजराती लॉबी को, और इनका जो इकबाल था, देखिए मोदी एंड अमित शाह की जो पकड़ थी, जो इकबाल था, जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, वो न केवल राज्यों में कमजोर हो गया है, शिथिल पड़ गया है, बल्कि लोग अब बाउंस बैक कर रहे हैं। लोग हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब पूछ रहे हैं कि ये हार के जिम्मेदार आप हैं। और ये हार के जिम्मेदार जो दल बदलों को लेकर के आए, आपने तीरथ सिंह रावत का नाम लिया, तो तीरथ सिंह रावत ने कहा मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं दोस्तों को बताना चाह रहा हूं, दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मित्रों को मैं दिखाना चाहूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीरथ सिंह रावत की है। बहुत शरीफ कहे जाते हैं, और कि साहब ये तो बहुत ही मतलब गऊ जैसे नेता हैं तीरथ सिंह रावत। इनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी लोगों ने कहा कि नहीं साहब गाय ही है ये। अब गाय बोलने लगी, वो पंजा मार रही है, गाय पंजा मार रही है। तीरथ सिंह रावत जैसा आदमी जो है चैलेंज दे रहा है अब राज्य कार्य समिति की मोदी को। राज्य कार्य समिति की बैठक में उन्होंने एक सवाल उठाया कि जो लोग पद और पोस्ट के लिए हमारी पार्टी में आए हैं, उन लोगों को आप पार्टी में तरजीह दे रहे हैं। जो आम कार्यकर्ता है, जो पार्टी की आवाज है, जो पार्टी की रीढ़ है, जो पार्टी का जनाधार, पार्टी का बस्ता लेके घूमता है, वो आपने खत्म कर दिया, उसको हाशिए पे खड़ा कर दिया। और पार्टी की जो वैचारिक प्रतिबद्धता होती थी वैल्यूज के प्रति, वो वैल्यूज आपने खत्म कर दिए हैं। तो वो बगावत देखिए, उनका टिकट काटा जी। तीरथ सिंह रावत का दर्द ये साहब, जाहिर सी बात है कि उनका टिकट काटा कि साहब सर्वे हुआ है, आपकी सीट कमजोर है। उन्होंने कहा कि 3 लाख से मैं जीता था, कौन सा सर्वे आया, कहा ये तो बोलने की बातें थी, लेकिन उनका टिकट काटा। और उसके बाद बद्रीनाथ में चुनाव हुआ, वो उनकी लोकसभा क्षेत्र में था। तो एक एग्जाम्पल है, और उनको पता ही नहीं है। पहले दिन राजेंद्र सिंह भंडारी जो बद्रीनाथ में चुनाव हारे हैं बुरी तरह, वो सुबह बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं, शाम को आपने बीजेपी में भर्ती कर दिया उनको। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें राज्यवार, जिलेवार, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये चीजें उठ रही हैं। और एक तूफान, एक कोहराम संघ के भीतर है। और लेकिन संघ जो है, संघ के भीतर एक दो तबके, एक तो मोदी के सपोर्ट में खड़ा है, जो कहता है नहीं मोदी को अभी छोड़ोगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने आरएसएस में के उन लोगों ने मोदी और अमित शाह के रिजिम में बेतहाशा एनजीओ चलाए, लाभ उठाए, ग्रांट ली। लेकिन वो लोग जो पार्टी के फ्यूचर के लिए चिंतित हैं, उनका ये कहना है कि भाई बहुत हो चुका, अब ये जो है, ये लोग रहे ना रहे, बीजेपी को रहना है, आरएसएस को रहना है, ये लोग तो
लोग पद पर बैठते रहेंगे, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, गृह मंत्री आते रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष आते रहेंगे, लेकिन ये देश तो यहाँ रहेगा और भाजपा तो यहाँ रहना है। ये सारे सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं। जी जी, बीजेपी रहेगी, लेकिन मोदी जैसे लोग आते और जाते हैं। ये इस वक्त बीजेपी के हर राज्य से इस तरह का आप कह सकते हैं इको मिल रहा है, प्रतिध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है हर राज्य से। महाराष्ट्र क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है 2-3 महीने बाद, और आप कह सकते हैं कि इस देश का सबसे अमीर राज्य है। और वहां के पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुधीर सूर्यवंशी। सुधीर जी, पहले तो संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके महाराष्ट्र में भी बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं? क्या तलवारें खिंची हैं? और क्या वहां भी एक लॉबी देवेंद्र फडणवीस की है, दूसरी मराठा लॉबी है? क्या महाराष्ट्र में भी खेला हो रहा है? दीपक जी, 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद में आरएसएस के जो मुख्य पत्र है, जैसे माउथ पीस हम कहते हैं, उसने बाकायदा एक चीज साफ कही कि जो आयाराम गयाराम है, अजीत पवार है, बाकी लोग है, उसके वजह से जारी भड़भक्कम नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में हुआ। दूसरी बार अभी 2 दिन पहले विवेक नाम का एक मराठी मैगजीन है, आरएसएस का ही माउथपीस से कहा जाता है, उसने भी ये बात दोहराई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरएसएस बार बार ये चीजें मोदी और शाह को बता रही, जिस तरीके से आपने एडमेंटली अजीत पवार हो, अशोक चौहान हो, बाकी लोगों को लिया, क्योंकि उस जो डिसीजन लेते समय आपने ना पार्टी के स्टेट लीडरशिप को कंसल्ट किया, ना आरएसएस को कंसल्ट किया, तो उसके वजह से जो लोकसभा में जो नुकसान हुआ है कि इनडायरेक्टली उनका कहना है कि अजीत पवार और अशोक चौहान चीज है, लेकिन इनडायरेक्टली आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। मुझे ये चीज उसमें कंक्लूजन लगता है। ओके, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि मिस्टर शाह यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। जिस तरह से आपने टिकट बांटे, मनमर्जी की मन माफिक फैसले लिए, हमको आपने पूछा नहीं, हमें आपने एक बार भी कंसल्ट नहीं किया, आप इस शर्मनाक हार के जिम्मेदार हो। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या अमित शाह जब पहले आते थे सुधीर भाई, तो लाल कालीन बिछा दी जाती थी, हजारों हाथ जो है गुलदस्ता लेके खड़े होते थे एयरपोर्ट पे कि अमित शाह आए तो एक झलक मिल जाए। लोग जो पांव नहीं छू पाता था वो जमीन छू लेता था। अमित शाह का वो रुतबा था, वो जलवा था कि साहब किंग आ गया है दिल्ली का। क्या आज की तारीख में अमित शाह का जलवा बरकरार है, या अब वो चेहरे पे रोशनी नहीं है, नूर नहीं है? अब अमित शाह कम आते हैं बॉम्बे में कम दखल दे रहे हैं अमित शाह की ताजा पोजीशन तो बता दीजिए सुधीर भाई। तो सही बात है, बहुत दिन हो गए अमित शाह जी बम्बई नहीं आए, महाराष्ट्र नहीं आए, मोदी नहीं आए हैं, ये बात बिल्कुल कब से नहीं है? बता तो दीजिए सर, बता तो दीजिए। अभी मुझे भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि कब लास्ट टाइम कब आए थे। अरे बाप मेरे ख्याल से इलेक्शन के दौरान वो ज्यादा आए थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी तो खैर, मोदी जी जो आपके मुंबई आए थे, वो तो अंबानी जी की शादी में आए थे, शादी के लिए आए। शादी ना होती तो मोदी जी भी ना आते, बिल्कुल नहीं आते जी। वो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी और शाह, वो महाराष्ट्र की लीडरशिप के ऊपर खपा है, और महाराष्ट्र की लीडरशिप उनके ऊपर खपा है, ऐसी चीजें चल रही है। दूसरी अहम बात जो आपने अमित शाह की बात छेड़ी, कैसे रहता है जब तक आदमी का एक मिडास टच रहता है कि आदमी ने कुछ स्पर्श कर दिया तो उसका सोना हो जाता है, तो वैसे मोदी और शाह का था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले महाराष्ट्र में हो और पूरे भारत में। इसलिए किसी भी सरकार गिर जाती थी कि कहाँ भी सरकार आ जाती, कोई से भी एमएलए हो, सांसद हो, आ जाते थे, निकल जाते थे, लेकिन वो वजूद आज नहीं रहा। अमित शाह बोलेंगे कोई लोग आएंगे, सरकार गिरे, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता चल गया, पहले मोदी जी आते थे, उनकी सभा होती थी, हम चुन के आते थे, अभी जी मोदी जी आते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो मोदी जी और शाह का फायदा क्या है? तो उसके वजह से काफी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े कद्दावर लोग बताते हैं कि सुधीर पहले मोदी और शाह के नाम पे हम बहुत बातें करते थे, अभी उनका नाम लेना भी हम के लिए अभी एक अछूत जैसा हो गया है। ऐसी सिचुएशन महाराष्ट्र में आ गई है। बड़ी बात, सुधीर सूर्यवंशी पिछले कई बरसों से इनको महाराष्ट्र का न्यूज ब्रेकर कहा जाता है। बहुत बड़ी खबरें इन्होंने ब्रेक करी हैं सुधीर जी ने, और बहुत इज्जत है सुधीर साहब की एक रिपोर्टर के तौर पे, ईमानदारी से रिपोर्टिंग करते। ये बता रहे हैं कि इनको खुद नहीं याद है कि अमित शाह कब आए मुंबई। मतलब जो पत्रकार
मतलब तिनका भी अगर कहीं हिलता, पत्ता हिलता है तो महाराष्ट्र में पता लग जाता है सुधीर जी को। सुधीर जी को नहीं पता कि अमित शाह मुंबई 4 जून के बाद कब आए, और सुधीर जी कह रहे हैं कि मोदी जी भी नहीं आए। वो जो आए थे एक बार, वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बहाने से मुंबई आए। अदरवाइज इन दोनों नेताओं की मुंबई आने की हिम्मत नहीं हो रही है। और सुधीर भाई ने एक चीज और कही कि शाह जिस पत्थर को छू लेते थे वो सोना हो जाता था, आज वो पत्थर पत्थर नहीं रहा। ऐसी स्थिति है, कोई बात नहीं करना चाहता, घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में। मैं लखेड़ा साहब एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि जैसे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने जो है बोलना शुरू कर दिया हाईकमान के बारे में, मौर्य पहले से ही चिल्ला रहे हैं। मैं देख रहा हूं आज वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर, उन्होंने भी अपना गुबार छोड़ दिया। मतलब भाजपा का विधायक भाजपा के मुख्यमंत्री को कोस रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है कि मेरे जान का खतरा है योगी जी से। मैं देख रहा हूं कि बाकी जो नेता है, मोती सिंह टाइप के, रमेश मिश्रा टाइप के, ये सब बोलने लगे कि बीजेपी में तो दम ही नहीं रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी में। क्या आज विधायक बोल रहे हैं, छोटे नेता बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, आपको लगता है कि अगर यही स्थिति रही, ये धुआं अगर और फैलता चला गया भारत में, तो क्या वसुंधरा राजे, क्या नितिन गडकरी, क्या शिवराज सिंह चौहान, इनके सुर भी सुर में मिलेंगे? क्या ये भी एक स्टेज पर आके कहीं ना कहीं विरोध कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं? देखिए, अगर ये जो कहते हैं ना कि जो चुप रहेंगे उनका वक्त भी हिसाब करेगा, इन लोगों को अब ये पता लगने लग गया है कि वक्त अगर साइलेंट रहे तो वक्त तुम्हारा कहीं ना कहीं हिसाब कर देगा। इसलिए बिटवीन द लाइन नितिन गडकरी कुछ ना कुछ एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं 2-3 महीने में, और फिर फुलझड़ी छोड़ के वो उनका अपना मिजाज है बात करने का, एंड बहुत उम्दा इंसान है, बढ़िया इंसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 कैटेगरी हैं जिन पर आपने जिनका जिक्र किया, उनकी 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी ये उनकी है जिनसे गुजरात लॉबी के जरिए कहलवाया जा रहा है कि तुम फलाने को गाली दो, उनको बोला जा रहा है कि तुम गाली दो, उसको गाली दो, और हम तुम्हारे साथ है, तुम अपना कुछ बोलो। और ये वो लोग हैं जो मतलब एक्टिविस्ट भी हैं, और जो लोग जिनका सब्र का बांध टूट गया है, उनका सब्र का बांध जेन्युइन रीजन से टूट गया है, क्योंकि वो अपनी और पार्टी के फ्यूचर को लेकर के चिंता कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ये वो लोग हैं जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक, नेता संसदीय दल बीजेपी का चुनने के लिए जो होनी थी, ट्रेडिशनल हर पार्टी करती है, अपना नेता चुनती है और प्रधानमंत्री बाद में चुनता है। पहले नेता चुनती है, फिर प्रधानमंत्री वो बाद में। बीजेपी ने क्या किया, देखिए बीजेपी ने बाईपास कर दिया पार्टी को। जिस पार्टी ने आपको स्थापित किया, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, आपको कम सीट मिली, तो आपने पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक को बाईपास करके सीधा एनडीए की बैठक बुला दी। तो ये इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि एक बहुत बड़ा तबका नाराज है, और वो एनडीए की बैठक क्यों आपने नहीं बुलाई बीजेपी की बैठक? बड़ी बात इसलिए नहीं बुलाई कि भारतीय आरएसएस के लोग, आरएसएस के 4-5 एमपी आरएसएस से तैयार कर रखे थे, जो सीधा मोदी जी की लीडरशिप को चैलेंज करने वाले थे, और एक कहने वाले थे कि पहले हार की समीक्षा हो जाए, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई कि नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई है, उसके बाद पार्लियामेंट पार्टी की बैठक नहीं हुई, और सीधा आपने बारात बुला ली, आसपास के गांव की बारात बुला ली, खाने के लिए आ जाओ जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वहां से चीजें जो है, वहां से चीजें डिरेल हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लखेड़ा साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मोदी और शाह को, वो खुद अंदर से घबराए हुए थे जब उनको 240 सीटें मिली, जब वो अल्पमत में आ गए। कायदे से मोदी जी को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक बुलानी चाहिए थी, यानी जो नेता चुनकर आए हैं, सांसद बने हैं, उनकी बैठक करते और उसमें तय हो जाता कि भाई फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। लेकिन उन्होंने बीजेपी की बैठक नहीं बुलाई, उन्होंने नायडू और नीतीश को बुला लिया और उनसे जो है कहा कि भाई नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन होगा, तो नायडू और नीतीश से चिट्ठी ले ली एक तरह से, और बाद में फॉर्मेलिटी के लिए एनडीए की बैठक में बीजेपी के सांसदों को बुला लिया। ये लखेड़ा साहब कह रहे हैं, कहीं ना कहीं डर है कि कोई चैलेंज ना कर दे,
मीटिंग में कोई आवाज ना उठा दे जो आज आवाजें उठ रही हैं। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा सुधीर जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी और शाह, आपने कहा कि अब इनकी चल नहीं रही है महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बहुत खराब है? और ये जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 3 महीने बाद, क्या उसमें बीजेपी के जीतने के चांस कम है? मैं एक संक्षेप में जानना चाह रहा हूँ, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या बीजेपी बहुत कमजोर विकेट पर है महाराष्ट्र में? बिल्कुल दीपक जी, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ 2019 और 2014 के हम जब नतीजे देखेंगे लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी की 23 सीट थी और कांग्रेस की 2 और 1 सीट थी। आज के नतीजे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी जिसको 23 सीट थी, आज उनकी 9 सीट है सिर्फ महाराष्ट्र में, और जो कांग्रेस की 1 सीट थी उनकी 13 सीट है। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं 1 से 13 पे पहुंची और बीजेपी 23 से 9 पे आ गई। 9 पे पहुंची, मतलब एक आदमी अर्श से फर्श पे जा रहा है और एक आदमी फर्श से अर्श। जमीन आसमान का फर्क है ये तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मुंबई में शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में एक कहावत है कि वी शुड नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो उसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट है, गिरावट बिल्कुल चलती रहेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद 2014 में था, 19 में था, आज बिल्कुल नहीं है। मेरे जो इंफॉर्मेशन, मेरी जो खबर है अंदरूनी, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे विधायक है वो शरद पवार के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, कांग्रेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में। जैसे कि नतीजे इलेक्शन नजदीक आते जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा का, उस टाइम पे बहुत बड़ा खेला होने के चांसेस। ओहो, ब्रेकिंग न्यूज सुधीर जी, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक जो है महाराष्ट्र में शरद पवार के संपर्क में है, वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, बड़ा खेला होगा। एक चीज और बता दीजिए सुधीर भाई, जब आप आरएसएस के नेताओं से मिलते हैं महाराष्ट्र में, तो वो अमित शाह के बारे में, मोदी जी के बारे में बंद कमरे में आपको क्या बताते हैं? क्या बताते हैं आपको? अब क्या बताते हैं अमित शाह के बारे में, मोदी जी के बारे में? देखो दीपक जी, कुछ दिन पहले एक आरएसएस के कद्दावर, उसे हम लीडर कहे, और नाम मत बताइए। हाँ, उनसे मेरी बात हो रही थी। बिल्कुल उन्होंने, वो काफी खफा है अमित शाह और मोदी के ऊपर। उनका ऐसा कहना कि 2 ही लोग पार्टी चलाते हैं, 2 ही लोग डिसीजन लेते हैं, इसलिए पार्टी में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। इसलिए आरएसएस धीरे धीरे अपना जो आवाज का वॉल्यूम का जो बटन है वो बढ़ा रहा है। पहले बटन बिल्कुल बंद था, वो बटन गायब हो गया था, लेकिन आप आज देख रहे हैं आजकल कि वॉल्यूम काफी बड़ा है, और आगे जो आने वाला जो समय रहेगा उसमें और वॉल्यूम बढ़ेगा। वो खुद बढ़ाएंगे और दूसरे जो उनके जो विधायक है, संसद है, उनके थ्रू बढ़ेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि दलित सांसद, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित पार्टी है, सांसद है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि ये चीज सिर्फ मुंबई और उत्तर प्रदेश में सीमित नहीं, ये एक वायरस की तरह हर राज्य में फैलती जा रही है। वायरस की तरह हर राज्य में फैलती जा रही है, चाहे वो हरियाणा में अनिल विज हो, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा हो, वसुंधरा राजे हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के लोग हों, या फिर जैसे कर्नाटक का इन्होंने नाम लिया, रमेश भाई हैं जो 7 बार के सांसद, उन्होंने कहा बीजेपी एंटी दलित पार्टी है, मैं दलित हूं, मुझे इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। दीपक जी, और एक छोटा मैं जोड़ देना चाहता हूँ। जैसे अमित शाह और मोदी जी का कद कम हो गया है, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस का कद महाराष्ट्र में कम हो गया। उसके वजह से जो मराठा लीडरशिप है महाराष्ट्र में, वो काफी, मेरे ख्याल से मराठी में हम कहते हैं कि गुडग्याला बाशिंग लाउन बसते, मीन दे आर सो मच इन हरी, कब फडणवीस जाएगा और कब हमको लीडरशिप का मौका मिलेगा। ऐसी सिचुएशन भी महाराष्ट्र में ऐसे बिल्कुल नहीं थी कुछ दिनों पहले। ये भी बड़ी बात कही दोस्तों। एक और इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी कि मोदी और अमित शाह के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस का भी कद बहुत कम हो गया है महाराष्ट्र में, और लोग वहां पर बीजेपी में जो मराठी लॉबी है वो इंतजार कर रही है कि कब कब्जा करे, कब ये हटें और कब हम कुर्सी कब्जा करें। इस तरह की बात ये महाराष्ट्र में हो रही है। लखेड़ा साहब, एक अंतिम सवाल, समय हो रहा है, सवाल मेरा बहुत स्पष्ट है कि क्या मोहन भागवत, जिन्होंने आज उनका एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि आदमी पहले सुपरमैन बनता है, जब आदमी सफल होता है तो सुपरमैन बनता है, जब सुपरमैन बन जाता है और सफल होता है तो वो अपने को देवता कहने लगता है, देव कहने लगता है, जब वो देवता से भी अपने को बड़ा मानता है तो भगवान कहने लगता है, विश्व रूप ले लेता है वो।
उनका इशारा कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ है। नाम नहीं लिया मोहन भागवत ने, पहले भी उन्होंने अहंकार वाली बात की थी कि अहंकार ने हरा दिया बीजेपी को। मोहन भागवत को अब दिक्कत क्यों हो रही है मोदी से, नंबर एक। और एक छोटा सा जवाब चाहूंगा कि मौका आने पर मोहन भागवत क्या मोदी को हटा भी सकते हैं? अगर ज्यादा बीजेपी की परफॉर्मेंस खराब रही, 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हार गई, नायडू अगर अगेंस्ट हो गए, तो क्या 2025 के आसपास ये विकेट गिर भी सकता है मोदी जी का? देखिए, डिसएसोसिएशन आरएसएस की जो थ्योरी है, उसमें डिसएसोसिएट करने का कोई कॉलम नहीं है। एक पौधा लगाया है, उस पौधे से मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन उसको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं। मतलब अच्छा। आडवाणी जैसे कि भाई आप ठीक है, आप फ्यूचर के नेता नहीं है, अब नई पौध आ गई, इनको जगह दे दो और आप हट जाइए, मतलब खुद ही हट जाइए। चलिए एक मिनट लखेड़ा साहब, मैं अपने सवाल को वापस लेता हूँ। मैंने गलत सवाल पूछा कि विकेट गिरा देंगे, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि क्या मोहन भागवत मोदी जी को किनारे कर सकते हैं? किनारे कर सकते हैं? देखिए, किनारा करने की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। जो बयान 2004 जून को जब रिजल्ट आए और 9-11-12 तारीख को मोहन भागवत जी का जो भाषण हुआ पब्लिक मंच पर, वो डिसएसोसिएशन की शुरुआत है, नाता तोड़ने की शुरुआत है। अगर इशारा लेकर के कोई समझ नहीं रहा है तो क्या समझे? हालत क्या है कि मोदी को आदत नहीं है, मोदी को सुपरमैन से नीचे काम करने की आदत नहीं है। उन्होंने कभी काम किया नहीं, कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलाई, किसी से बातचीत करके काम नहीं किया, सलाह मशविरा से काम नहीं किया, समन्वय से काम नहीं किया। जहां चलाई दादागिरी चलाई, चाहे वो मीडिया के साथ दादागिरी करते हैं, चाहे संसद में बिल पास करने के लिए दादागिरी करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हाँकने के लिए, चलाने के लिए। उन्होंने पिछले 10 साल में बीजेपी को चलाया नहीं, बीजेपी को हाँका है, आरएसएस को हाँका है। आरएसएस के एक तबके को अपनी जेब में बिठा लिया, उनके कुछ फायदे करा दिए, उनको जहाजों के टिकट दे दिए, उनको 5 स्टार 7 स्टार होटलों में टिकवा दिया, एक खेमा अपने पास कर लिया। इससे आरएसएस के भीतर बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। बड़ी बात। भाई आरएसएस का काम ये नहीं है, आरएसएस का काम ये सरकार से सुविधाएं लेना नहीं है। और आज जो झगड़ा है, जो नाराजगी है कि एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है आरएसएस इस महीने के आखिर में होने वाली है। जी मोदी को उसमें बुलाया जाता था, मोदी उसमें नहीं जा रहे हैं आज तक की जो रिपोर्ट है। तो तत्कालिक जो प्रोवोकेशन है मोहन भागवत का ये है, और उसमें तय होता है आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय संगठन, लखेड़ा साहब और भाजपा का अध्यक्ष मोदी। बहुत कुछ आप अपने आखिरी सवाल के जवाब में कह गए। आपने कहा कि साहब आरएसएस जो है वो पौधा उखाड़ता नहीं है, किनारे मुंह मोड़ लेता है। और ये शुरुआत मोहन भागवत ने कर दी है। वो कहीं ना कहीं किनारा करना चाहते हैं मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी अपने को सुपरमैन समझते हैं, सुपरमैन से नीचे किसी की तरफ देखते नहीं। एक बहुत नाराजगी है मोदी जी की राजनीति करने के तरीके को, और इसीलिए आज हर राज्य से, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो बंगाल में, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लॉबी हो महाराष्ट्र में, चाहे वो अनिल विज हो हरियाणा में, चाहे वो किरोड़ी लाल मीना वसुंधरा राजे राजस्थान में हो, चाहे शिवराज के लोग हों, और चाहे अनगिनत विधायक और सांसद उत्तर प्रदेश में हो, और चाहे वो जहां से लखेड़ा साहब आते हैं देवभूमि उत्तराखंड, वहां में गौ समान नेता तीरथ सिंह रावत वो भी बोलने लगे, या गौ नेता भी बोलने लगे मोदी के खिलाफ। ये स्थिति है। और जैसा कि हमारे मित्र सुधीर सूर्यवंशी ने कहा कि कभी छू देते थे किसी पत्थर को तो वो सोना हो जाता था। अमित शाह के ये जलवे थे 14 और 19 में, और आज उनकी हिम्मत नहीं हो रही मुंबई जाने की, क्योंकि वो जो पावर थी सोने को, पत्थर को सोना बनाने की, वो मिडास टच उनके हाथ से चला गया है। सुधीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। लखेड़ा साहब खुलकर बात हुई, और जो एनालिसिस आपने आज पेश कर दी है, मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसको सुनेगी, बाकी लोग भी सुनेंगे, और उनको लगेगा कि भाई आज भी ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ रिपोर्टिंग हो रही है। लखेड़ा साहब जैसे लोग हैं, सुधीर साहब जैसे लोग हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर।